सब अब आ रहा है। ठीक, राइट। तो आज पढ़ना क्या है हमें? हड़प्पा, और उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन। ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है एक्चुअल में कि एक तो पहले जो है थोड़ा सा रिवीजन पे है, क्यों से इतिहास की जानकारी के स्रोत। मैंने क्या बताया, इसमें दो सोर्स होते हैं, नंबर 1 पुरातात्विक और नंबर 2 साहित्यिक। ठीक है, अब पुरातात्विक में जो होता है भौतिक अवशेष, और भौतिक अवशेष का मतलब क्या हुआ, कोई मटका भी मिला है वो एक भौतिक अवशेष हो सकता है। मटका मतलब क्या होता है? मिदभांज। मटका मतलब क्या है? मिदभान, मिट्टी के बने हुए जो बर्तन है उसे क्या बोलते हैं? मिदभान। ठीक है, या फिर जो है कोई मुद्रा भी हो सकता है। ये मुद्रा, मुद्रा दो प्रकार की बात कर सकते हैं, एक आहत मुद्रा और दूसरा कौन सा है? ढलवा वाला। ये मतलब है ना, ये आहत मुद्रा मतलब क्या है? इनको पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। पंचमार्क मतलब क्या है? पंच मार देते हैं, किसी धातु के टुकड़े है उस पर थप्पा लगा दिया, यही मतलब हुआ। ये क्या है? आहत सिक्के है, पंच मार्गड बोलते हैं एक्चुअल इनको वो। ठीक है, तो ये जो है सिक्के प्रारंभिक समय में यही उपयोग किया जाता था ये। ठीक है, और उसके बाद फिर कौन सा वाला आया? ढलवा सिक्के आया। तो मुद्रा। ठीक है, तो मुद्रा जो है सोने के बनेंगे, चांदी के बनेंगे, तांबे के बनेंगे, प्रोटीन के बनेंगे, शीशे के बनेंगे। समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार से ये। ठीक, ये वो सिक्के। और अभिलेख, अभिलेख का मतलब क्या हुआ? लेख, लिखा गया। किसमें? किसमें लिखेंगे ये? कुछ तो जो है लकड़ी के तख्ते में लिख दिया, मगर सड़ जल जाएगा। ठीक है, इसलिए मजबूती देने के लिए क्या है, उनको पत्थर में लिख दिया गया, शिलालेख कहते हैं। ठीक है, ठीक है, पत्थर को थोड़ा सा चिकना बनाया, उस पर उकेर दिया गया दक्षिणी से। दक्षिणी समझते हैं? दक्षिणी मतलब क्या है? ऐसा धारदार वाला पत्थर का टुकड़ा या फिर कोई धातु का प्रयोग कर ले तो उससे क्या है, लिखते हैं, पत्थर में लिख दिया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? शिलालेख। स्तंभ बनाकर के उस पर लिख दिया, क्या कहेंगे? स्तंभ लेख। ये मतलब हुआ तांबे की पट्टी को जो है ठोक ठोक कर चौड़ा कर दिया, क्या बना दिया? तांबे की चादर, प्लेट बना दिया, उस पर लिख दिए, क्या करेंगे उसको? ताम्रपत्र लेख। राइट, इस प्रकार से ये तो ये सब क्या है? पुरातात्विक है ये। उसके बाद किसके बाद क्या था मैंने? साहित्यिक। ठीक है, तो भारत में जो साहित्यिक ग्रंथ के जो सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है किसका है? वैदिक का है। किसका है? वैदिक। वैदिक साहित्य सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है हमारे पास में, किस रूप में? साहित्य के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उसके बाद फिर जो है कौन सा? बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्यिक ग्रंथ है वो भी लिखे गए, फिर जैन धर्म से संबंधित जो साहित्यिक ग्रंथ है वो भी लिखे गए, और उसके बाद फिर जो है ऐतिहासिक ग्रंथों की बारी आई। कौन सा? ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब क्या है? जिनका पर्टिकुलरली किसी धर्म से संबंध नहीं है, बल्कि वो भारत के इतिहास से है, भारत के राजनीतिक इतिहास से है, भारत के सामाजिक इतिहास से है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास से है, भारत के दार्शनिक इतिहास से है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये इसके संबंधित फिर यहां पर कई प्रकार से किताबें लिखनी शुरू हुए। इनमें जो है एक जो है भाषा से संबंधित जो इतिहास, ठीक है, भाषा का विकास किस प्रकार से, उनमें व्याकरण का विकास किस प्रकार से, पाणिनि का अष्टाध्यायी, यही शुरुआत हुआ ना। अब इसी में से ये इतिहास के जो काल विभाजन है कितने प्रकार से? 3 प्रकार। नंबर 1 प्राक इतिहास, इतिहास के पूर्व का काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, और नव पाषाण काल भी कुछ हद तक, मगर कुछ लोग नव पाषाण के आधे हिस्से को किससे मान लेते हैं? आद्य में, हालांकि कोई लिपि उनकी प्राप्त में नहीं हुए हैं। फिर क्या है? आद्य इतिहास काल। आद्य मतलब कौन सा है? लिपि प्राप्त हुए मगर उनको हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, वहां हुआ। ठीक है, तो ऐसे में कौन सा है? हड़प्पा। और हड़प्पा के बाद फिर वैदिक। वैदिक में जो है पूर्व वैदिक वाला, तो उसमें कोई हमें लिपि कोई प्राप्त नहीं। बाद में जो है बुगाच कोई अभिलेख मिला हुआ है। कौन सा है? वैदिक से संबंधित कौन सा? बुगाच कोई अभिलेख। तो भारत में सबसे प्राचीनतम लिपि किसके प्राप्त हुए हैं? भारत में सबसे प्राचीनतम लिपि किसके? हड़प्पाई, हड़प्पाई लिपि। ठीक है, हड़प्पाई लिपि जो है अब मैं दिखाऊंगा उसको कि कैसे वो चित्र जैसे लिखते थे ये, उनके अक्षर जो है कैसे भाव चित्रात्मक चित्र जैसे उकेर देते थे ये। ठीक है, अधिकतम जो एक शिल्प मिले हुए हैं जिस पर लिखा गया है, अधिकतम 17 शब्द है उस पर, 17 अक्षर है बेसिकली ये। ठीक है, तो अलग अलग सील है, मुहरे हैं,
कुछ ऐसे सिक्के हैं, ठीक है, उस पर लिखे गए हैं ये। तो उसके बाद फिर जो है हड़प्पा सबसे प्राचीन हो गया, उसके बाद फिर किसके है, वैदिक वाला। वैदिक वाले में एक, हालांकि वो भारत में नहीं मिले हैं, वो मिले हैं बोगाच कोई, एशिया माइनर। एशिया माइनर का मतलब कौन सा, जो ये सेंट्रल एशिया वाला एरिया है वहां से मिला हुआ है, और उसमें कुछ वैदिक देवताओं के नाम लिखे हैं। अश्विन, निशात्य, नसात्य, ये नाम मिला है। मित्र, वरुण, ये नाम मिले हैं। समझ में रहा है ये किस 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 किसके देवता है, ये वैदिक देवता है ये, ठीक है। इस तरह से ये, तो ये दो बताया मैंने, कौन सा, एक हड़प्पा की लिपि, हड़प्पा की लिपि, और दूसरा मैंने कौन सा, बोगाच कोई वाला, जिनका संबंध किससे, वैदिक से। उसके बाद की जो लिपि है वो बहुत सारे मिलने शुरू हो गए, और विशेष रूप से जो है किसके, विशेष रूप से किसके, मौर्य काल के, वहां से लिपि में प्राप्त होना शुरू हुआ। और सबसे अधिक मात्रा में किसके, अशोक के, अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख, ये सब बातें इनमें से है, ठीक है। अब इतिहास को जो बांटते हैं ये जानते हैं ऑलरेडी, प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, और ऐतिहासिक काल हुआ, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल का मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व से, 6ठी सदी ईसा पूर्व से मध्यकाल से पहले तक, क्या बोलेंगे इसको, ऐतिहासिक काल। इसमें पूरा क्या है, ये समझ जाए कि 6ठी सदी से पूर्व मतलब जब जिस समय भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जिस समय भगवान महावीर का जन्म हुआ था, जिस समय जो है 16 महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, ये 6ठी सदी ईसा पूर्व से आगे का जो पूरा कालखंड है, ये जो पूरा कालखंड है, ये पूरा कालखंड क्या है, ऐतिहासिक काल का हिस्सा है ये, समझना है ये। और उसके बाद फिर मध्यकाल वाला हिस्सा आ गया, मध्यकाल के बाद कौन सा, आधुनिक काल का, राइट। इस तरह से ये, ठीक है। अब इसके बाद फिर जो है, इसी में बताया मैंने कौन सा, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, फिर मरुत्तर काल, गुप्ता, फिर क्या, हर्षवर्धन, ये सब बातें इनमें से है, ठीक, ये सब हो गया ये। अब उसके बाद फिर इसी में जो है ये पुरातात्विक वाले में बताया था मैंने ये, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ को याद कर लेते हैं बस, कुछ कुछ, जैसे कि मैंने इसमें, ये तो ठीक है, इधर वेब साहित्यिक ग्रंथ में से है, साहित्यिक ग्रंथ में कौन सा, एक तो वेद, वेद का क्या अर्थ होता है, वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान, वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान, ये जानना है हमें। जैसे उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के निकट बैठ करना, गुरु के निकट बैठ करके शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, गुरु के निकट बैठना। तो वेद, जिनको श्रुति भी कहा जाता है, वेदों को क्या बोलते हैं, श्रुति भी कहते हैं, इनको संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता। तो जितने भी टर्म्स में यूज कर रहा हूं उसको दिमाग में रखना है, एग्जाम में पूछे गए हैं। श्रुति मतलब वेद, श्रुति मतलब वेद, वेदों में जो श्लोक लिखे जाते थे, वेदों में श्लोक होते हैं ना, ठीक है, तो उस श्लोक को क्या बोलते हैं, ऋचा, क्या कहते हैं, ऋचा, ध्यान रखना है हमें ये, ठीक है। उसमें जो श्लोक है उस श्लोक को क्या कहेंगे, ऋचा। जैसे कि जननी जन्म भूमेश स्वर्गदपि गरीयसी, जानते हैं ऑलरेडी ये जो है ऋग्वेद का एक श्लोक है, एक ऋचा है, ठीक है। तो इसमें ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की स्तुति है। सामवेद में क्या है, जो ऋचाएं हैं उन ऋचाओं को संगीत और लयबद्ध किया गया, किसमें, सामवेद में। इसीलिए जो है भारत में संगीत के जो जनक किस वेद को माना जाता है, सामवेद को। सा रे ग म प ध नि सा, 7 सुरों का जो, 7 स्वरों का होता है ना ये, इनका जो, इसका जो उद्गम है, जो मूल स्रोत है वो कहां है, सामवेद में, ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है, वो यज्ञ विधान है, यज्ञ किस प्रकार से किए जाने हैं, यज्ञ करने की विधि किस प्रकार का होगा, ठीक है। ये इसमें कर्म कांड के बारे में ये, यही है ना ये, कि मंत्र को पढ़ते समय, उधर ऋचा को जो पढ़ रहे हैं उस समय कौन सा में क्रियाकलाप करना है, क्या बोलते हैं इनको, कर्म कांड, क्या है, कर्म कांड, ठीक है। लास्टली कौन सा है, अथर्ववेद, रचा किसने, अथर्वा ऋषि ने, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, अथर्ववेद, ठीक है। औषधि, जादू टोना, इन सब के बारे में है ये, ठीक। ऐसी जो है कई ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, ठीक है। और उपनिषद कितने, 108 उपनिषद, कितने उपनिषद, 108
8 उपनिषद। उसके बाद फिर जो है ये क्षर उपवेद, उपवेद कितने हैं? उपवेद कितने हैं? 4 उपवेद है। और ये वेदांत, वेदांग भी कितना है? 6 वेदांग है। ये कितने वेदांग है? 6 वेदांग। उसके बाद फिर मैंने बताया इसमें ये क्षर दर्शन हो गया। अब क्षर दर्शन महत्वपूर्ण क्या होता है? सांख्य। एग्जाम में पूछते हैं सीधे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन? कौन है? कपिल ऋषि। जानते हैं कपिल ऋषि। योग के प्रवर्तक कौन? पतंजलि। अब योग में बात करेंगे तो क्या आएगा इसमें? अष्टांग योग। इंपॉर्टेंट है ये। तो अष्टांग योग या फिर कर्म योग, जानते हैं ना ये, ठीक है। तो किसमें? योग सूत्र में। योग सूत्र, तो योग सूत्र की रचना किसने किया? पतंजलि। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सिंगल एक एक ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो सिंगल योग का प्रतिपादन किसने किया, सांख्य प्रतिपादन किसने किया, ऐसे तो मिलाने वाला पूछ देगा। तो इधर की दे देंगे, इधर उल्टा पुल्टा कर देंगे और यही प्रश्न बना देंगे। ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है ये। तो न्याय का प्रतिपादन किसने? गौतम ऋषि, रामायण काल वाला, अहिल्या वाला। ये वैशेषिक कौन? कणाद। वैशेषिक मतलब कौन? कणाद। और पूर्व मीमांसा कौन? जैमिनी। फिर उत्तर मीमांसा कौन है? वादरायण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब पुराण तो जानते हैं आप, महाकाव्य भी जानते हैं, मैं वहां से आगे बढ़ जा रहा हूं। अब इसको तो छोड़कर आगे बढ़ ही जाते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित कितने ग्रंथ, कितने पिटक? 3 पिटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पिटक के बारे में एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो 3 पिटक का संबंध किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित। पहले तो यही समझ में आना चाहिए। और 3 पिटक मतलब कौन सा? विनय पिटक, नंबर 2 सुत्त पिटक और नंबर 3 अभिधम पिटक। यहां तक जान चुके हैं, ठीक है। अब इसमें विनय पिटक की जो है रचना, उनका संकलन किसने किया? उपाली बौद्ध भिक्षु हुआ करता था। इसमें जो है वो आचार नियम है, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी है, उनके लिए आचरण के नियम है। किसमें? सुत्त पिटक में। उसके बाद फिर दूसरा कौन सा है? किसमें है? विनय पिटक में। किसमें है? विनय पिटक में। उसके बाद फिर दूसरा कौन सा है? सुत्त पिटक। ये जो है भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य, इनको बोलते हैं आनंद को, वो आनंद ने संकलित किया था। इसमें किसी बात कर रहा हूं मैं? सुत्त पिटक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप में पीडीएफ सेंड किया हूं मैं, देखे होंगे, ये उसको यूज करना है, ठीक है। कौन सा है? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का संकलन किसने किया? आनंद ने किया था। जबकि जो है विनय पिटक का संकलन किसने किया? उपाली ने किया था, ठीक है। और ये जो सुत्त पिटक है उसमें क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है। भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश, जिनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, कहां पर किया? सारनाथ में किया। क्या किया? सारनाथ। इसीलिए सारनाथ में जो है अशोक के जो स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, उनमें क्या है? धर्म चक्र वाला, 4 सिंह वाला, वही मिले है ना जिनको भारत में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, नेशनल एम्बलम हमारा यही सही है, ठीक है। तो क्या है? क्या है? सुत्त पिटक। क्या है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है मोगलीपुत्र तिस, इनके बात कर रहा हूं मैं, मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस, इनके द्वारा संकलित किया गया, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें क्या है? भगवान बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत है। इसमें क्या है? भगवान बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत, ठीक है। तो कितनी पिटक की बात किया मैंने? विनय, सुत्त और अभिधम। आगे बढ़ जाए। अब उसके बाद फिर जैन धर्म संबंधित एक ग्रंथ कौन सा? भगवती सूत्र। फिर कौन सा है? भद्रबाहु चरित और परिशिष्टि पर्व और कल्प सूत्र। इनका संबंध किससे है? जैन धर्म से है। किससे है? जैन। और उसके बाद फिर जो है लौकिक और बाकी सब में बहुत से और भी ग्रंथ है। आगे बढ़े हम यहां से, ठीक है। यहां से आगे बढ़ जा रहा हूं मैं। अब उसके बाद फिर जो है ये प्रागैतिहासिक काल वाला है। उनके बाद कौन सा हुआ? प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में जिनको हम प्रस्तर काल, या फिर 2 बातें हैं, एक पाषाण काल है, दूसरा कौन सा है? ताम्र पाषाण काल है। प्रागैतिहासिक काल में यही 2 बातें हैं, 2 कालखंड है। अब उसमें क्या है? जो प्रागैतिहासिक काल है, इनका जो है विभाजन, ठीक है। एक उनमें जो है जो हथियारों की बनावट है और जलवायु में परिवर्तन हुए उसके बेसिस पर किसमें कर दिया गया? सबसे पहले कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। कौन सा? पूरा पाषाण। पूरा पाषाण काल में लोग कैसे हैं? आखेटक है, शिकारी है, खाद्य संग्राहक है, घुमंतु है,
खाना बदोश है, खाने की तलाश में यहाँ भटकते रहते हैं, सलाश्रय गुफाओं के अंदर छुपके रहते हैं, उनका वही निवास है। यही है जैसे कि भीमबेटका, जैसे कि भीमबेटका, आदमगढ़, ठीक है। कौन सा? पूरा पाषाण काल। उसके बाद कौन सा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो है शिकारी तो है मगर कम हो गया। अब क्या करता है वो? पशुपालन भी करता है, थोड़ा सा स्थायी जीवन हो गया है। यही है, ठीक है। जैसे कि भीमबेटका आरडी उसमें क्या है? मध्य वाला भी है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ गए हम कहां पर? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्या है? पशुपालन भी है और अब खेती करना सीख गया है। अब क्या है? खेती करना सीख गया है, ठीक है। मतलब यह है कि नवपाषाण काल में जो है लोग ठीक ठाक मात्रा में खेती करते हैं। मेहरगढ़ है जहां से हमें कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और भी कई स्थल है जहां से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो एक तरफ नवपाषाणिक संस्कृति, मगर नवपाषाणिक संस्कृति में जो है किसका किसका प्रयोग करते हैं? अभी भी पत्थर के प्रयोग करते हैं, मगर हाँ एक विकसित प्रकार की बस्ती, गांव बन गए हैं ठीक ठीक प्रकार से। ये समझ में आ रहा है? ये एक ठीक प्रकार से गांव बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब गांव में क्या है? खेती बाड़ी ठीक ठाक हो रहा है, उत्पादन अपने लिए तो कर ही रहे हैं, मगर धीरे धीरे जो है वह औरों के लिए भी उत्पादन कर रहे हैं, मतलब उत्पादन की मात्रा बढ़ा। उसके साथ साथ धीरे से कुछ समय बाद जो है कौन सा कालखंड आ गया? ताम्रपाषाण वाला। इसमें जो है पत्थरों के साथ साथ किसके प्रयोग करते हैं? ये तांबे का प्रयोग करते हैं। पत्थर के साथ साथ किसके प्रयोग करते हैं? तांबे का। तो इससे जो है फिर इससे खेती भी करना शुरू आसान हुआ, औजार बनाने, बहुत मजबूत हथियार बनेंगे इसके, औजार बनेंगे, ठीक है। और कृषि की उत्पादकता भी थोड़ी बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ? एक तरफ साथ में समानांतर इसी क्षेत्र में, लगभग इसी क्षेत्र में क्या चल रहा है? ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, इसी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या चल रहा है? यहाँ पर नवपाषाणिक संस्कृति भी है। यहाँ पर क्या चल रहा है? नवपाषाणिक संस्कृति भी है, और नवपाषाणिक संस्कृति के साथ साथ जो है इनमें क्या है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ये जो क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र में इसी क्षेत्र में क्या है? नवपाषाणिक संस्कृति भी है और साथ में क्या है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति। समझा रही है? तो नवपाषाणिक संस्कृति मतलब बस्ती है, विकसित बस्ती है, कई बस्ती इसमें है ये, ठीक है। और वैसे इस तरफ क्या है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति। दोनों में बस्ती क्या है? ग्रामीण बस्ती है, मगर बहुत विकसित प्रकार का है, ठीक ठाक प्रकार से जो है पशुपालन करता है, ठीक प्रकार से खेती करता है। ये समझ में आ रहा है? अब यही जो ग्रामीण बस्ती है आगे चल करके, ठीक है, ये कब की बात कर रहा हूं? लगभग ये 700 बीसी के आसपास की बात कर रहा हूं भैया, ठीक है। 700 आसपास के, और कुछ 700 बीसी के हैं और कुछ जो है 600 बीसी के। तो कुछ जो है 700 बीसी के आसपास, कुछ जो है 7,000 बीसी के आसपास, सॉरी 7,000 से लेकर 7,000, या फिर कुछ कहते हैं 600 बीसी, 6,000 बीसी। तो यहां से फिर धीरे धीरे कब तक? 3,000 बीसी पहुंचते तक। कहां तक? 3,000 बीसी। मतलब कितने कितने 700 कितना? 3,000 बीसी ना। तो कितने वर्षों का डिफरेंस आएगा इसमें? कितने वर्षों का? 3,000 वर्षों का, राइट। तो कितने वर्षों का? 3,000 वर्षों का, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इंसान मानव जो है जो बस्ती बसाया था, ग्रामीण बस्ती, तो ग्रामीण बस्ती से जो है उनको एक अच्छी स्तर की जो है हड़प्पा के जैसा जो है उन्नत नगर वाला बनने के लिए, नगर बनने के लिए कितना समय लगा? लंबा समय लगा। हालांकि उस समय को बहुत अधिक नहीं भी माना जाता है। ये समझा रहा नहीं? ये क्यों? क्योंकि आगे चल करके जो है हड़प्पा जो संस्कृति है उनका जो आधार क्या बना? इधर नवपाषाणिक और साथ में ताम्रपाषाणिक, यही बस्ती धीरे धीरे विकसित हो गए। समझा रहे हैं? हम इसी की बात करेंगे अभी मुख्य रूप से ये, ठीक। तो अब आगे बढ़ जाते हैं इस पर। इस क्या है? पूरा पाषाण काल, मध्य, नव, ताम्र, ठीक। उसके बाद यहां से आगे बढ़ जाते हैं हम जल्दी जल्दी से। ये पढ़ना हमें क्या है? हड़प्पा, ठीक है। अब इसमें कुछ स्थल है पूरा पाषाण काल के। ये जैसे पहले क्या है? पहलगांव। कहां पर है ये? कश्मीर में। भीमबेटका कहां पर है? भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश में। लोहदा नाला कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ये नेवासा कहां पर है? महाराष्ट्र में। बागोर कहां पर है? राजस्थान में। लंगनाच कहां पर है? गुजरात में। ये ठीक है। अब उसके बाद फिर जैसे कि और आदमगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ये
पंचमढ़ी कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नौपाषाणिक स्थल जैसे कि मेहरगढ़ कहां पर? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये बुर्जहोम कहां पर है? कश्मीर में, ये भी नौपाषाणिक स्थल है। ये गुफकराल, ये भी नौपाषाणिक स्थल है। कहां पर है? कश्मीर में। ये कोल्डी हवा प्राचीनतम साक्ष्य मिले है भारत में चावल की है। ठीक है, कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ये चिराद कहां पर है? ये बिहार में है। संगनकल्लू कहां पर है? कर्नाटका में है। पिकली हिल कहां पर है? कर्नाटका में है। मास्की भी कहां पर है? कर्नाटका में ही है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ताम्रपाषाणिक स्थल जैसे कि कौन सा? नौदा टोली, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और तांबावती कहां पर है? राजस्थान में है। दाइमाबाद, यही ये आगे हड़प्पा की भी है। ठीक है, ये कहां पर? महाराष्ट्र। इमाम गांव, ये आगे हड़प्पा की भी है। किसका है? महाराष्ट्र। निवासा कहां पर? महाराष्ट्र। समझ में आ रहा है? नहीं, तो यही जो बस्ती है, कुछ जो नौपाषाणिक बस्ती और कुछ जो है आगे ताम्रपाषाणिक बस्ती, यही बस्ती जो है धीरे धीरे विकसित हुआ और क्या बन गया? नगर बना। तो सभी बस्ती नगर बन गए ऐसा नहीं है। जिनके लिए अच्छी परिस्थितियां बनी वही क्या बन गए? नगर बन गई है। ठीक है, अब आगे। ठीक है, अब इसमें किसके बात कर रहे हैं हम? जो है हड़प्पा, यहां से हम बात करेंगे। ठीक है, अब हड़प्पा के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बता चुका हूं मैं। हड़प्पा के बारे में कुछ बेसिक्स बता चुका हूं मैं। ये इनकी बात कर रहे हैं हम लोग, हड़प्पा। हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, अब इसमें जो है कई बातें हैं। इसमें जो है कई बातें हैं। कई बातें का मतलब क्या है? सबसे पहले बात क्या है? इनकी खोज को लेकर के है। डिस्कस किया था मैंने, क्या बताया था खोज को लेकर के? क्या बताया था खोज को लेकर के? कि पहले जो है रेलवे ट्रैक का निर्माण की प्रक्रिया वाला था, एक बताया था मैंने। बहुत पहले की शुरुआत है ये, बस थोड़ा सा मैं यहां से आगे बढ़ जा रहा हूं मैं। इनके खोज। ठीक है, तो खोज वाला प्रक्रिया शुरुआत कब हुआ था? फाइनली हुआ था 1921-22 में। मगर 1921-22 के पहले भी कुछ लोगों ने ऐसा वहां पर जानकारी दिया था। सबसे पहले जो है 1826 में, ठीक है, एक चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति हुआ करता। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1826 में। ये तो चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, उसने जानकारी दिया था। चार्ल्स मैसन कि वो जो है गांव में जाकर कहते थे, वो गांव में जब गया था उस तरफ, ये अधिकारी हुआ करता था, ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी में, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन जो है उस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, पाकिस्तान वाले, वही जो मानकोमरी वाले क्षेत्र है, वहां पहुंचकर वहां जाकर कहता है ये वो ऊंचा टीला है। टीला क्या है? ऊंचा। मैं दिखाऊंगा टीले को अभी थोड़ी देर बाद में। ये ठीक है, तो टीले में जाकर खड़ा होकर कहता है कि ये वो ऊंचा टीला है जिसमें 5000 साल पहले लोग रहते थे। हालांकि बहुत अधिक जानकारी वो जुटा नहीं पाए। किनकी बात कर रहा हूं मैं? चार्ल्स मैसन, ये ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था ये। ठीक है, और ये साथ में ये बताया था कि यहीं पर जो है वो 3000, मतलब इसके बाद में 3000 जो बीसी है, मतलब तीसरी सदी ईसा पूर्व में, यहीं पर जो है सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। ऐसा कौन बताता है? चार्ल्स मैसन। कहां पर? वही हड़प्पा वाले क्षेत्र में जाकर टीले में खड़े होकर के। समझ में आ रहा है ये? मतलब कोई ना कोई प्राचीन जगह है, ये उनको इतना अंदाजा था। उसके बाद में जो है, उसके बाद फिर जो है 1850 में जो है एक और बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको नाम जानते हैं हम लोग, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक इंजीनियर हुआ करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या है? एक इंजीनियर हुआ करता था। और 1850 में जो है, ठीक है, उसने हड़प्पा की यात्रा किया था। और 1850 में हड़प्पा की यात्रा किया, किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम। नाम सुन लीजिए, किताबें तो मिलेंगे मिलेंगे, सब जो है वो। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है रेलवे में, ये ब्रिटिश कंपनी में क्या है? एक इंजीनियर था ये। ठीक है, बड़ा अधिकारी था। और जो पुरातत्व के बारे में, ये सब अवशेष के बारे में काफी अच्छा उनकी रुचि हुआ करता था ये। ठीक है, तो इसी क्रम में भी जो है 1850 में वो भी कहां पहुंच गए? हड़प्पा पहुंच गए। ठीक है, मगर उसने कुछ सीमित मात्रा में उत्खनन भी करवाए। उत्खनन समझते हैं ना ये? ठीक है, उत्खनन करवाए और उसको जो है करवाए, तो उस समय तो कुछ खास नहीं मिला। मगर बाद में जो है और एक बार गए, 85 में गए, 75 में गए।
ठीक है, तो 75 में गए तो फिर जो है वहीं पर 75 मतलब कब मैं बात कर रहा हूं 1875। तो 1875 में तब तक उस समय रेलवे बनाने वाला जो है प्रोसेस शुरुआत हो चुका था, क्योंकि भारत में रेलवे का जो है जो पहली रेलवे चली कब थी ये 1853 में। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने तक। कितने किलोमीटर का? 34 किलोमीटर का। ठीक है, तो 75 में जो है इस तरफ वही पंजाब वाले क्षेत्र में क्या चल रहा था? रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था। ठीक है, रेलवे ट्रैक बिछाने, तो वहां पर जो है उनको जो है एक एक जो है सिक्के कह सकते हैं, एक चौकोना आकार का एक सिक्के मिला, जिस पर जो है एक काल्पनिक पशु, एक पशु का चित्र उत्कीर्ण है, बनाया हुआ है। मैं दिखाऊंगा उसको अभी ये। ठीक है, और उस पर 3-4 अक्षर लिखे हुए हैं ये। ठीक है, मगर उसके बाद उसके बाद फिर जो है वहां और अधिक वह उत्खनन नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब उसने वहां पर क्या देखा? एक तो वो सिक्के जैसा बताया मैंने, जिस पर एक पशु का चित्र है और कुछ लिखे हुए हैं, और कुछ पुराने मिडभांड। मिडभांड मतलब कौन सा? मिट्टी के बर्तन। मगर वो बहुत अधिक उस पर ध्यान नहीं दिए। किनकी बात किया मैंने? एक चार्ल्स मैसन की बात किया मैंने, उसके बाद दूसरा किसको बताया मैंने? अलेक्जेंडर कनिंघम। एक मैंने बताया 1826 वाला है, कौन है? चार्ल्स मैसन है। कौन है? चार्ल्स मैसन। और उसके बाद फिर कौन सा बताया मैंने? 1875 में कौन है? अलेक्जेंडर कौन? कनिंघम। ये थे। ठीक है, इसको क्या मिला था? एक 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 जैसे सिंह होता है ना, एक गैंडे, एक सिंगी गैंडे, एक ऐसा जो है वहां पर एक सिक्के मिले, और उसमें यहां पर एक पशु का चित्र है ऐसे ये। इसमें एक पशु जैसे चित्र है, और उसके बाद फिर जो है यहां पर कुछ ऐसी आड़े टेढ़े लाइन में लिखा हुआ 3-4 अक्षर है ये। ऐसे मिले हुए थे ये। ठीक है, और कुछ क्या मिल गए? इनके टुकड़े मिले। किसके टुकड़े मिले? मितभांड के। और इसमें कुछ क्या है? ऐसे कुछ बना हुआ है ये, ऐसे कुछ रंगीन वगीन इस प्रकार से। मैं दिखाऊंगा भी उसका भी है। इस टुकड़े उकड़े मिले हुए इनको वो। ठीक है, कब की बात कर रहा हूं? 1875 का। मगर इसके बाद जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम कब हुआ? 1920 में। 1920 में 1920 में जो है, जब इस तरफ वही उस जो ये जो उस पाकिस्तान उस वाले क्षेत्र में, कौन सा? पंजाब वाले क्षेत्र में। ठीक है, मांडगोमरी जिला है वहां पर। कौन सा जिला? मांडगोमरी जिला। वहां पर जो है रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था। रेलवे ट्रैक बिछाने का काम जब चल रहा था, उसी समय जो है वहां जो ठेकेदार थे, ठेकेदार समझते हैं ना ये, ठेके में तो काम अभी भी चलता है। तो उस समय कंपनी की जो है रेलवे ट्रैक बिछाने का काम क्या है, उसने कंपनी जो है एक ठेकेदार को दे रखा था, वही पाकिस्तान में ही है, मतलब पाकिस्तान वर्तमान में है। ठीक है, उस क्षेत्र में ये। तो वहां जो है, जब पुराना पता तो था आसपास में कुछ पुरातत्व स्थल है। ठीक है, मगर जो है उस समय जब ये क्या नाम है इनका, जॉन मार्शल तत्कालीन जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उस समय जो है रेलवे ट्रैक की तरफ जो है जो देखने वाला काम, पुरातात्विक वाला मामले उसमें था, उसमें देखने वाला एक नाम था दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। और एक और नाम था, इसके साथ में 2 नाम जुड़े हुए हैं, एक माधव स्वरूप वत्स भी है, और एक और नाम कौन था? राखलदास बनर्जी। कौन था? राखलदास बनर्जी। ठीक है, वो ठेकेदार जो है वो पड़ोस में जो है थोड़ा दूर में जो ईटा रखा हुआ था, एक खंडहर जैसा, ठीक है, वहां से जो है ईटे को जो है, वहां ईटे को जो है कहां लेके आ गया? रेलवे ट्रैक में बिछाने के लिए। मजबूत टीका, मजबूत ईट, समझ रहा नहीं? ये मजबूत ईट स्वाभाविक है, बहुत पुराना है। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े आकार के बने हैं, और इतना मजबूत है कि उसको अब किसी प्रयोग किया जा रहा है? रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। समझ रहे नहीं? ये उसकी मजबूती की पहचान भी कर सकते हैं ये। ठीक है, और वही जो है फिर ये, वही जो है ये समझ में आया कि ये कोई पुराना जो है ईट है। ठीक है, तब जाकर के जो है 1920 में राखलदास बनर्जी, किनकी बात कर रहा हूं मैं? राखलदास बनर्जी। एक पहले कौन है? दयाराम, क्या नाम उनका? दयाराम साहनी। एक दयाराम साहनी, और इसके सहयोगी हुआ करते थे, और इनके सहयोगी कौन है? वो माधव स्वरूप वत्स। सहयोगी कौन है इसमें? माधव स्वरूप वत्स।
ये हुआ करते थे ये, ठीक है। इसके नेतृत्व में तो ये जो है दो व्यक्ति हुए। किनकी बात कर रहा हूं मैं? तो ये किसकी किसकी जो है उत्खनन करवाया उन्होंने? हड़प्पा का। इसने किसका शुरुआत किया? हड़प्पा का 1920 में। और वैसी जो है दूसरा 1921 में, 1921 में जो है कौन? राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। इसने जो शुरुआत किया, इसका उत्खनन शुरुआत किया उन्होंने मोहनजोदड़ो की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इसका, मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर, और ये कौन सा है? सिंधु नदी के तट पर। अभी तो डिटेल बात करेंगे इस पर, ठीक है। दो स्थलों की खुदाई प्रक्रिया शुरुआत हुआ, ठीक, समझ में आ रहा है यहां से, ठीक है। और उसके बाद फिर ये अब जो 20 और 21 में जब खुदाई हुआ, शुरुआत हुई यहीं से, मगर खुदाई में टाइम लगा ना, खुदाई में क्या है? टाइम लगा। तो टाइम लगा इसमें जो है, तब जाकर के जो है 1921 में जो है स्पष्ट हो गया। कई साक्ष्य मिले, कई साक्ष्य मिले। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1921, 1920 में खुदाई किसका शुरुआत हुआ? हड़प्पा का। 1921 में किसका? मोहनजोदड़ो का, ठीक। ये खुदाई चलता रहा। इस समय जो है, इस समय जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, क्योंकि ये सब क्या है? पुरातन अवशेष से संबंधित मामला है, ठीक है। इसीलिए जो है ये जो उत्खनन हुआ किसके? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है उसके मार्गदर्शन में हुआ, राइट, उसके मार्गदर्शन में हुआ। लिख लिए? लिखते चले जाइए फटाफट इनको वो, ठीक है, हो गया है, ठीक। अब इसके बाद फिर जो है ये कब तक पहुंच गया? 1920, 21, 22 और 23, और अब हम पहुंच गए कहां पर? 1924 में। ये जो है वो समय था जिसने पूरी दुनिया के जो है भारत को देखने का जो नजरिया है उसको बदल दिया। समझ में आ रहा है ना? ये उस समय कुछ ऐसे काम हुए जिसने पूरी दुनिया को जो है चकित कर दिया। उस समय कुछ ये ऐसे प्रकाशन हुए, 1924 की बात कर रहा हूं मैं। इस समय जो है, इस समय अगर तत्कालीन अगर समझा जाए, उस समय तत्कालीन अगर समझा जाए पूरे विश्व स्तर में, विश्व स्तर का मतलब मैं उसको अगर ऐसा मान लिया जाए, थोड़ा सा समझाने के लिए बस छोटा सा मैप बना दे रहा हूं यहां पर समझाने के लिए। तत्कालीन स्तर में जो है इसको ऐसे ना किया जाए, थोड़ा सा इनको नहीं ऐसा ना बताकर इनको तीन सभ्यता का नाम समझो पहले। प्राचीन तत्कालीन समय में कई सभ्यताएं हैं ना, कई सभ्यता। उनमें से कुछ सभ्यता मतलब जैसे कि एक सभ्यता जो है नील नदी, नाम सुनिए इसका। नील नदी किनारे जो है कौन सा? मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता एक नाम सुने हैं, ठीक है, मिस्र की सभ्यता। और एक नाम और जो है जो समकालीन जो है कौन सा है? दजला और फरात किनारे, दजला और कौन सा है? फरात नदी है, तो बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया, पोटामिया की सभ्यता। ये दो प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। मैं जिस समय की बात कर रहा हूं उस समय जो है ये दो प्राचीन सभ्यता है ये। और इसकी बात की अगर बात करें, इसके बाद इसके बाद की अगर बात करेंगे तो और जो सभ्यता है, और जो सभ्यता है उसमें एक नाम जैसे और जो आता है इसमें आगे चल करके ना, उस समय बात नहीं कर रहा हूं। एक कौन सा है? ग्रीक की, ग्रीक की, ठीक है। और ग्रीक की मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं? वो इसके इन सब की बात के बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। ग्रीक की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। एक और नाम सुने होंगे आप लोग जो है माया सभ्यता,
मिसिसिपी और अमेरिका वाले हिस्से, मेक्सिको और अमेरिका वाले में ये कौन सा, माया सभ्यता। मगर ये भी बहुत बात का है ये। एक और नाम सुने होंगे पेरू में, इंका सभ्यता। इंका सभ्यता कहां पर है ये, पेरू में। और ये कहां पर है, मेक्सिको अमेरिका में ये, ठीक है। और एक और जो है आगे जो है चीन की सभ्यता, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, चीन की सभ्यता, हांगू नदी के किनारे ये। तो ये तत्कालीन समय जो है ये थोड़ा बात के हैं और ये पहले के हैं ये, ठीक है। भारत में अब तक, भारत के बारे में अब तक क्या मान्यता है, भारत के बारे में अब तक क्या मान्यता है कि भारत में अब तक सबसे प्राचीन सभ्यता वो कौन सी है, वैदिक सभ्यता है। कौन सा है, वैदिक सभ्यता। और ये वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन है, ऐसा किसने बताया भारत के बारे में, ये पश्चिम के देशों में जो आए वही उद्यान ने कहा कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, वैदिक है। जो कैसा वाला है, गांव वाला है, ग्रामीण वाला है, ठीक है। वो स्वयं को क्या मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं ये, ठीक है। तो मतलब ये मानना था अब तक इनका कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो कितने की है, 1500 बीसी से पुराना नहीं है, राइट, ठीक है। तो ये क्या मानते हैं कि बहुत पुराना वाला है ये, जबकि वास्तविकता वैसा नहीं है। मगर 1924 में क्या हुआ, 1924 में जो है जॉन मार्शल और राखालदास बनर्जी, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1924 में। 1924 में जो है दो व्यक्ति, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, जॉन मार्शल। कौन है, जॉन मार्शल। और इसके साथ में जो है वो उत्खनन जो किया था मोहनजोदाड़ो का, मोहनजोदड़ो का, वो कौन है, राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी, ठीक है। इन दोनों ने कहां पर, लंदन में, लंदन समझते हैं ना ये, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा खोज था, पूरी विश्व के लिए क्या है, बहुत बड़ा खोज था ये, ठीक है। क्योंकि इसने विश्व के में जो है पूरे भारत को देखने का नजरिया बदल दिया। 1924 में जो है घोषणा किया गया, प्रकाशित हुआ, वहां प्रकाशित क्या हुआ कि 1924 में क्या है, प्रकाशित हुआ, क्या प्रकाशित हुआ, घोषणा किया, औपचारिक घोषणा किया, इसको बोलते हैं औपचारिक घोषणा। क्या घोषणा किया, घोषणा किया कि सिंध और पंजाब में, कहां की बात कर रहा हूं मैं, सिंध और पंजाब में ईसा से जो है 3 या 4000 वर्ष पुरानी एक ऐसी सभ्यता का पता चला है। कहां की बात कर रहा हूं मैं, सिंध और पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है। लंदन में जो है जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डीजी है, डायरेक्टर जनरल है, और उनके सहयोगी कौन है, राखालदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया है ये, ठीक है। ये 1924 में जो है लंदन में घोषणा कर रहे हैं, ठीक है। जबकि कहां पर है, भारत को उसने अपना उपनिवेश बना रखा है। क्यों, तो ये सभ्य देश नहीं है, इनकी सभ्यता जो है, इनको सभ्यता है ही नहीं है, जो सभ्यता है बहुत बात की है, ठीक है। और ये गांव वाले लोग थे, इसीलिए जो है इस बार हम पर शासन करना है, यही है ना, यही मंशा इनकी है, ठीक है। मगर स्थिति क्या हो गया, उल्टा पड़ गया। उल्टा कैसे पड़ गया कि अब इनको घोषणा करना पड़ रहा है, उसके बावजूद उस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि हमारे से बड़े कैसे हो गए, यही मतलब हो रहा है ना, ठीक है। फिर भी अब मजबूरन, ये तो साक्ष्य है, ठीक है। तत्कालीन समय में जो है इस प्रकार के उत्खनन के या फिर इतिहास के बारे में जो लिखा जाता था, 3 जगह हुआ करते थे, एक बर्लिन और एक मॉस्को और एक लंदन, समझा रहा ना ये। तो वहां पर कुछ उत्खनन इतिहास के बारे में कुछ बड़ा, क्योंकि ये सब क्या है, उस समय थोड़ा सा प्रभुत्व था इनका। बर्लिन मतलब जर्मनी की राजधानी की बात कर रहा हूं, और मॉस्को मतलब कौन, सोवियत संघ की उसकी राजधानी की बात कर रहा हूं मैं, और कौन, लंदन, ब्रिटेन वाला ये, ठीक है। तो इसमें वो सबको श्रेष्ठ मानते थे, ये तीनों पश्चिमी मानते थे स्वयं को,
क्या मानते हैं? पश्चिमी है और वही श्रेष्ठ है, वही सभ्यता के नींव रखा है, ऐसा मानते हैं ना ये। और बाकी सब के सब कौन? बाकी सब के सब कौन? असभ्य। और इसीलिए उनको गुलाम बनाओ और सभ्य बनाओ, इसीलिए वो शासन करने आए हैं। मतलब अपने आप को जायज ठहराते थे, उचित ठहराते थे। जबकि स्थिति क्या हुआ, 1924 में जो है लंदन में घोषणा करना पड़ रहा है कि सिंध और पंजाब वाले क्षेत्र में ईसा पूर्व से जो है करीब 3 से 4 हजार साल पुरानी, उत्तर 3 से 4 हजार साल पुरानी एक ऐसी सभ्यता का पता चला है जिनका जीवन सुमेरु की सभ्यता, ये जो कहना मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसी को बोलते हैं सुमेरु की सभ्यता। क्या बोलते हैं? सुमेरु सभ्यता। गजला और फरात नदी के किनारे कौन सा? सुमेरु सभ्यता। सुमेरु सभ्यता और साथ में क्या है? बेबीलोनियन। बेबीलोनियन नाम सुने? बेबीलोन, जहां पर सिकंदर मारा गया, यही है ना? मारा गया मतलब नहीं, उसकी मृत्यु हुआ, मारा तो नहीं गया, उनकी मृत्यु हुआ बेबीलोन में, यही ना? तो वहां पर की सभ्यता जो है बेबीलोनियन सभ्यता, ठीक है। और साथ में जो है मिस्र की, जो मिस्र की सभ्यता है, समझ में आ रहा नहीं है? किनकी बात कर रहा हूं मैं? मिस्र की सभ्यता, और बेबीलोनियन भी है, और साथ में कौन सा है? मेसोपोटामिया की सुमेरु। तो बड़े नाम कौन कौन सा है इसमें? कम से कम एक बड़ा नाम कौन सा है? दजला और फरात वाला है, और दूसरा कौन सा है? नील नदी वाला है। मिस्र की सभ्यता उस तत्कालीन समय में, और दूसरा कौन सा है? मेसोपोटामिया। ये दो सभ्यता है लगभग 3000 बीसी के आसपास में, मतलब तीसरी सदी ईसा पूर्व में, मतलब उसमें 3000 बीसी के आसपास की बात कर रहा हूं ना। इस समय जो है और विकसित सभ्यता वो कौन है? एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, और दूसरा कौन सा? मिस्र की सभ्यता। यही सेम कैटेगरी में उसी वर्ष उसी अवधि में कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे जो है जीवन किसका? मेसोपोटामिया का, जैसे किसका? मिस्र का, वैसे ही जो है और उससे ऊंचा। किससे ऊंचा? किससे ऊंचा? मिस्र से, और साथ में मेसोपोटामिया से। ये सब बहुत बात के हैं, ये सब क्या है? बहुत बात के है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? ये घोषणा पड़ा कि ऐसे जो है लोग कहां पर? भारत के अब तक, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, राइट। ये घोषणा जो है क्या किया गया कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में क्या एक सभ्यता किसके किनारे? सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में, सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में सबसे पहली खुदाई किसकी हुआ? हड़प्पा का हुआ। किसका हुआ? हड़प्पा का हुआ। इसीलिए इनको कहा गया हड़प्पा सभ्यता। इसलिए क्या कहा गया इनको? हड़प्पा सभ्यता। कोई इनको जो है सिंधु सभ्यता भी कह देते हैं, और कोई कहते हैं इनको हड़प्पा सभ्यता। इस प्रकार से इससे जो है क्या हुआ? भारत का जो इतिहास है कहां चला गया? कई हजार साल पुराना चला गया। क्योंकि अभी तक मान्यता क्या था? वैदिक। इनके बारे में मानता वैदिक। और वैदिक क्या थे? वैदिक क्या थे? ग्रामीण थे। वो ग्रामीण संस्कृति वाला था, उसमें कोई नगर नहीं थे। मगर ये कैसा है? एक नगरीय सभ्यता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ये क्या है? नगरीय है। इसमें बड़े बड़े नगर है। इसमें कौन से? बड़े बड़े नगर, नगरीय सभ्यता है ये, ठीक है। और बड़े नगर का मतलब क्या? जैसे कि जो है, जैसे कि इसमें क्या है? दो बड़े नगर, ठीक है। इतिहासकार है पिग्गट, कौन है? पिग्गट। उसने बताया, उसने उनका मानना है कि जो मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा, कौन सा है? मोहनजोदड़ो, और कौन सा है? हड़प्पा। ये कैसा है? ये जुड़वा नगर है। कौन सा है? जुड़वा नगर कहते हैं ये, ठीक। इस प्रकार से इनकी खोज हो गया। कब? 1924 में ये, ठीक। अब ये तो खोज हो गया। अब इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें आती है इनके साथ में, वहां क्या था? नामकरण को लेकर के। किसका होता है? नामकरण। हो गया, आगे बढ़ूं।
दूसरे नाम क्या होता है इनका? नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता इनकी हो जाएगी, उसका क्या है इनका? नामकरण। जहां प्रश्न कहीं बन जाते हैं, नामकरण, इसको नॉमिनेशन, क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए, यही है ना ये। चूंकि जो है इसका जो उत्खनन है सबसे पहले कहां मिला, कहां पर किया गया? हड़प्पा में किया गया। पहले उत्खनन कहां पर इनका? पहले उत्खनन जो है कहां पर किया इनका? हड़प्पा में किया गया। ठीक है, बताया था मैंने 1920 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, और इसके बाद खनन जब किया तो यहीं से जो है उनके लोगों की जीवन का पता चला, लोगों के जीवन की जानकारी मिले। ठीक है, उसके बाद फिर और भी कोई क्षेत्र उत्खनन हुआ। ये जो है ऐसे क्षेत्र है, इस उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में ऐसे यहां पर कई क्षेत्रों का उत्खनन शुरू हो गया। समझ में आ रही है? तो यहां जो है हड़प्पा है, यहां उत्खनन हुआ, यहां लोगों का जीवन, यहां भी उत्खनन हुआ, यहां भी जीवन, यहां उत्खनन हुआ, यहां भी जीवन, वैसे यहां भी जीवन जीवन। समझ आ रही है? तो अलग अलग जो है छोटी छोटी क्या है इनकी संस्कृति, जीवन की उनकी संस्कृति, सब बड़ा क्षेत्र बन गया ये। अब ये क्षेत्र कैसा है? ये जो क्षेत्र है एक्चुअल में विस्तार बताऊंगा अभी मैं। ये जो है तो दो संस्कृति बताया ना मैंने, कौन सा? एक मिस्र का और पहला कौन सा? मेसोपोटामिया वाला। मेसोपोटामिया वाला, मेसोपोटामिया, ये दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों को क्षेत्र को जोड़ दिए तो क्षेत्र को जोड़ेंगे तो भी उससे बड़ा किसका है? हड़प्पा का है। इससे बड़ा किसका? हड़प्पा संस्कृति का, हड़प्पा सभ्यता का। इतना महत्वपूर्ण है, राइट? इस तरह से ये तो क्षेत्र वाली स्थिति। तो लोगों के जीवन कैसा है? लगभग समान है। ये जैसा हड़प्पा में जीवन है वैसी मोहनजोदड़ो का है, वैसी चौहद्रो का है, वैसी राखीगढ़ी का है, वैसी वनाविला का है। ठीक वैसी रंगपुर का, लोथल का, देसलपुर का, सुतका गंडोर का, दाइमाबाद का, इमाम गांव का, कालीबंगा का, आलमगीरपुर का। समझ में आ रही है? ये सबके जैसे तो ये पूरे क्षेत्र की लगभग है एक विशेषताएं हैं, कॉमन विशेषताएं हैं। विविधता तो है, बड़ा क्षेत्र है ना, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। वर्तमान भारत का 1/3 क्षेत्र पूरा, वर्तमान जो भारत है ना 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का हमारा, उसका लगभग 13 करेंगे क्या है, लगभग 1/3 है, 35% हिस्सा है ये। कौन सा? ये हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और इसकी तुलना अगर किससे किया जाए? मिस्र की सभ्यता, बहुत छोटे साइज है उनका। और दूसरा कौन सा है? मेसोपोटामिया, उनका भी साइज क्या है? बहुत छोटा है। समझ आ रहा है? दोनों को अगर जोड़ भी दिया जाए, दोनों के क्षेत्रफल को, उससे भी बड़ा कौन है? हड़प्पा सभ्यता। इतने बड़े क्षेत्र, लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में विस्तृत है, फैला है। इसकी विशेषताएं, मूल बातें तो लगभग क्या है? समान है। इसीलिए, और समान किसके समान है? वो हड़प्पा के समान है। इसीलिए इसका नामकरण, इसका जो नाम किया गया कौन सा है? हड़प्पा संस्कृति, जीवन की शैली को ना। और यहां जो है जिस पर विकसित हुआ, जिस पर विकसित हुआ, उससे क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता, या कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये एक हड़प्पा सभ्यता या फिर कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है यहां तक? ये नामकरण क्या हो गया? नामकरण क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। अब उसको थोड़ा समझ लो और, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ये जो उत्खनन जब हुआ, जब इनका उत्खनन हो रहा था तो इस तरफ उत्तरी क्षेत्र में क्या मिला? मांदा। एक क्षेत्र का जगह नाम क्या है? मांदा। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। एक जगह मिला आलमगीरपुर, कहां पर? यूपी में। और यहां पर क्या मिला? दाइमाबाद। क्या मिला? दाइमाबाद। कहां पर? महाराष्ट्र में।
और यहां पर क्या मिला, सुतका गैंडोर, कहां पर, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, राइट। और भी कई स्थल है, ठीक है। अब इसमें कई स्थल है, मगर उनमें जो है अगर इसको ऐसा देखा जाए, ये ऐसा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो इस समय हो गया ये, मगर इसकी अगर थोड़ी नदी की अगर देखें तो यहीं पर जो है ये नदी, कौन सी नदी, इधर से मैं लेता हूं यहां पर, कौन सा, ये सिंधु नदी को हम यहां पर ऐसे बहा दिए, कुछ क्षेत्र आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पर अब देखे हैं कई नदी इसमें सहायक नदी है। मुख्य नदी सहायक कौन है इसमें, सतलज है, सतलज में व्यास है, फिर इसमें और मिल गया, चेनाब मिल गया, फिर इसमें ये और मिल गया, और ये राबी मिल गया, यही हुआ ना इस तरह से ये, ठीक है। तो ये हो गया, इधर भी कुछ कुछ छोटा छोटा नदी है, यहां पर एक घग्घर नदी है, जानते हैं ना घग्घर नदी, यहाँ पर भोगवा नदी है, तो कहीं पर और कुछ नदी है, कई नदी है इनमें से, इधर हिंडन नदी है, इधर आलमगीरपुर की तरफ में, तो ठीक है। तो एक ये है, इसकी जो बात बहुत इंपॉर्टेंट ले रहा था मैं इसी को। अब ये जो है, तो एक नदी जो है इस तरफ भी, ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, इनको मैं ये पकड़ लेता हूं, और ये एक ये नदी है, तो ये जो नदी है ऐसे थोड़ा सा कमतर दिख रहा है इधर, मगर एक इधर जो नदी है जिसका नाम है घग्घर, कौन है, घग्घर, ठीक है। ये मुख्य नदी कौन सा है, सिंधु। तो और एक कौन सा है, चलो सिंधु हो गया, और उसके बाद में झेलम, उसके बाद ये रावी, ये थोड़ा सा ऐसे मिला देते हैं, और ये कौन सा हो गया, रावी, समझने के लिए चलो वो रावी, तो हम ये मान लिए कि यहां पर क्या है, वो ये समझने के लिए बस ले रहा हूं ना, ये मान लिए चलो यहां पर हड़प्पा इस तरफ नहीं है, हड़प्पा इस तरफ है, ऐसा हम समझने के लिए बस मान लिए, हमने मान लिया बस समझने के लिए, मैप में तो नहीं है, मैप दिखाऊंगा ओरिजिनल अभी। तो ये कौन सा मान लिया हमने, हड़प्पा, किसके किनारे, रावी के किनारे, और ये कौन सा है, सिंधु, और यहीं पर किसको मान लिया हमने, मोहनजोदड़ो, समझ आ रहा है ये तो ये तो ठीक है। और इस तरफ ये क्या है, इधर चहुदड़ो भी है, थोड़ा नीचे था, नीचे है एक्चुअल में, यहां पर चलो मान लिए चहुदड़ो है, चहुदड़ो। अब इसमें एक्चुअल में ये हुआ कि प्रारंभिक जो उत्खनन हुआ वो किसके किनारे हो रहा है, सिंधु नदी के किनारे हुआ, तो एक हड़प्पा हो गया, इधर फिर मोहनजोदड़ो हो गया, इधर फिर जो है यहाँ पर कोडदीजी भी हो गया, ठीक है, यहीं पर फिर इधर और जो है चहुदड़ो हो गया। तो जो उत्खनन हुए ज्यादातर वो क्या हुए, पाकिस्तान को सिंध वाले क्षेत्र में हुआ प्रारंभिक, तो इसीलिए नाम क्या दिया, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। मगर बाद में जब उत्खनन हुआ, क्योंकि अब तो लगभग जो है समझो कि जो है बड़ी मात्रा में स्थल प्राप्त हो चुके हैं, बड़ी मात्रा में स्थल प्राप्त हो गया है, तो उस समय उत्खनन जब हुआ तो लगभग उस समय मूल रूप से अगर देखा जाए 1920-25 के आसपास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय जो है ये सिंध प्रदेश वाले क्षेत्र में ही, मतलब इस वाले उस पश्चिम वाले क्षेत्र में, ये जो इस तरफ वाले क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है पश्चिमी वाला क्षेत्र मान के चलो, इसको ऐसा कहा जाए, ये जो इसको समझाने के लिए ऐसा ले लेता हूं मैं ऐसा, तो ये जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र में इनका उत्खनन हुआ, ठीक है। तो उस समय ये यहां पर ज्यादा स्थल मिले इसी क्षेत्र में, इसलिए नाम दिया गया। मगर बाद में जब उत्खनन हुआ इनका, बाद में जब स्थान किया गया, कहां पर, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, बनावली है, ठीक है, और भी कई स्थल, लोथल है, देसलपुर है, ठीक है, और क्या सुक्का 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 को है, धौलावीरा है, ठीक है। तब ये जो स्थल है सब वो अलग अलग, कहां पर, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में जहां पर एक घग्घर और उनकी जो एक सहायक नदी है, राइट। तब यहां पर जो है कुछ इतिहासकारों को यह मानना हुआ, और नए वहां पर अनुसंधान भी हुए, साइंटिफिक अनुसंधान हुए, ठीक है। जो अवशेष मिले उनको डीएनए से भी टेस्टिंग किया गया, कार्बन डेटिंग के तरीके अपनाए गए, ठीक है। और उसके बाद घग्घर जो थोड़ी छोटी नदी है, ठीक है, ये खोज में पता चला, या फिर ऐसा बताने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि घग्घर जो है कोई और नहीं, जो पौराणिक या जो प्राचीन नदी हुआ करती थी, कौन सा, सरस्वती, कौन सा, सरस्वती, तो वही उनका जो बचा हुआ हिस्सा है, उस नीचे हिस्से में उनकी जो है घाटियां हैं,
मगर जो लुप्त हो गए, जलवायु परिवर्तन हुआ बाद के कालखंड में, तब वो नदी जो है धीरे धीरे क्या है, लुप्त होते चले गए, और उनका जो बचा हुआ जो स्वरूप है वो क्या है, घग्गर है। राइट, तो घग्गर को ही कई लोग क्या मानते हैं, सरस्वती का बचा हुआ रूप मानते हैं। ये समझा रहे हैं? ये तो इस तरह से कहा जाए तो ज्यादातर जो स्थल है, ज्यादातर जो स्थल कहां पर मिले हैं हमें, इस सरस्वती नदी घाटी वाले, घग्गर नदी घाटी वाले क्षेत्र में। इसीलिए जो है कुछ लोगों का मानना है, या उनका जो है नामकरण करने का जो तरीका है वो क्या है, सरस्वती, सरस्वती और सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? मगर फिर भी मेनली मानना क्या है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। आपको यही बस ध्यान में रखना है। ये है, वो भी है। समझ में आ रहा है ये? तो ये क्या हो गया, उनका नामकरण। नामकरण के बाद इसका दूसरा महत्वपूर्ण जो हिस्सा इनका क्या है, विस्तार। इनको देख लेते हैं। ये क्लियर है तक? ये आगे बढ़े, ठीक है। इसका विस्तार, इनके बात कर रहा हूं, इनका विस्तार। विस्तार जो है लगभग जो है, लगभग कितना कितना लाख वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, कहीं बड़ा क्षेत्र है। मैं इधर से मैप ले आऊं क्या, ज्यादा ठीक रहेगा? किसी को ले आए? ये क्या है, हो गया। अब इसमें यहां से समझ में आएगा हमें, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। ये दिख रहा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भारतीय महाद्वीप का। अब इसमें जो है, यहां ले चलते हैं इसको। अब इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। स्थल का नाम दिख रहा है इसमें? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अब और खराब हुआ? नहीं, नहीं दिख रहा है? ठीक है, बस मैं रख दे रहा हूं। मैं समझ में आया तो ठीक, और नहीं आए तो भी ठीक। ठीक, ये क्षेत्र। अब ये क्षेत्र कैसा है, कितना बड़ा है, तो लगभग इतना तो क्षेत्रफल है। ठीक, पहली बात है। उसके बाद मैंने ये कहां पर है, अब विस्तार में बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, ये, और इसमें या फिर इनको जो है, इसको कहा जाए कौन सा, तत्कालीन, तत्कालीन कौन सा, दो सभ्यता। कौन सा, मिस्र की सभ्यता और किसका, मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ा। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, तो ठीक है, लिखिए लिखिए, नोट चेक करूंगा मैं। ठीक है, सभ्यता से बड़ा, और क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना, 1/3 हिस्सा के बराबर वाला कितना क्षेत्र है। राइट, मतलब इनका क्षेत्रफल कितना है, 12,99,000 का। अब तो खैर नए नए और भी उत्खनन हो रहे हैं, अब जो है और नए नए उत्खनन हो रहे हैं। तो ये समझ लो जो है, ये जो बड़ा क्षेत्र है हमारे पास में, इतना बड़ा क्षेत्र, वृहद क्षेत्र है, इनको ऐसा कहा जाए। तो इसके आगे नीचे अगर जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा और नीचे ले लेता हूं, यहाँ पर क्या है, दाइमाबाद है एक जगह, और यहाँ पर क्या है, दाइमाबाद। दाइमाबाद के बाद नीचे और जाऊंगा अगर मान लो मैं, तो क्या मिलेगा, इमाम गांव भी है। यहां से कहां तक,
इधर जो है मांडा, ये सबसे उत्तरी क्षेत्र मानते हैं इनको। यहाँ पर कौन सा है, आलमगीरपुर, ये कौन सा दिख रहा है, आलमगीरपुर। ये कौन सा है, मांडा। यहाँ पर कौन सा है, दाइमाबाद। यहाँ पर देखो रोजड़ी, ये लिखा है क्या है, रोजड़ी। यहाँ पर जो है लोथल, ये देखो लोथल है, लोथल। ये भोगवा नदी है, कौन सा है, भोतल। यहीं पर क्या है, रंगपुर, ये लिखा है क्या है, वो रंगपुर है, ठीक है। और ये क्या है, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा। यहाँ पर क्या है, देसलपुर, दिख रहा है अब ये, देसलपुर। और ये देखो धौलावीरा, बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट स्थल है ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, कालीबंगा, ये दिख रहा है, कालीबंगा। काले रंग की चूड़ियां मिले यहाँ पर, खेतों के जोत के चिन्ह मिले हैं। बनावली, ये क्या है, बनावली है, हरियाणा में, ठीक है। ये रोपड़, पंजाब के पास, नाम लिख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। बालू, भगवानपुरा, ये सब छोटे स्थल है ना। राखीगढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल, राखी, ये सब मैं याद कराऊंगा भी, है यहीं धीरे धीरे करके याद कर लेंगे, सब समझ याद हो जाएगा। राखी गढ़ी, ये स्थल हो गया। और कालीबंगा, ठीक है। अब इस तरफ देखो मोहनजोदड़ो, ये जो है कौन सा, मोहनजोदड़ो, ये है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। कौन सा जोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। ये पर है लोहजोदड़ो, कौन सा है, लोहजोदड़ो। जोदड़ो नाम आया मतलब क्या है, मोहन या फिर लोह। एक में लोह जोड़ दे, दूसरे में मोहन जोड़ दिए। एक का नाम मोहन है, दूसरे का नाम लोह है। लोह लोह लोहजोदड़ो जगह का नाम है, ठीक है। दोनों जोड़ों को बता देंगे। दोनों जोदड़ो किसके किनारे है, वही सिंधु नदी के किनारे है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद चौहुदड़ो, उधर क्या है, ये इधर चौहुदड़ो है, चौहुदारो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो किस तरफ, रावी के उस पार, और ये चौहुदड़ो किस पे, इस पार, ये हुआ। और उसके बाद जो है आमरी, ये जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, कौन सा, आमरी। किताब में भी है और नोट्स में भी मैंने दिया हुआ है, मैप नोट्स में है, वहां दिख रहा है कुछ, ठीक है। उसका प्रिंट भी दिखवाऊं, प्रिंट करवा के मिलवाऊंगा मैं, कल मिल जाएगा प्रिंट उसका, ठीक है। तो एक हो गया। और ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह कौन सा है, इधर हड़प्पा, इसको लिख देता हूं यहां पर मैं, कौन सा है, हड़प्पा, ठीक है। कौन सा नदी है, रावी नदी, ठीक है ये। और उसके बाद फिर जो है और बहुत इधर देख लेते हैं, सराई काला, एक पुराना जगह है इधर का, रामान धीरे, गुमला है, मुल्तान, ये तो हो छोड़ दिए। धौलावीरा हो गया, लोथल, रंगपुर, दाइमाबाद, यहां तक बहुत हो गया। अब इधर राखीगढ़ी, एक मिताथल यहां पर, और देख लीजिए कौन सा, मिताथल। और एक कौन है, भगवानपुरा, रोपड़, बताया मैंने। तो कौन कौन सा नाम बता रहा हूं यहाँ पर मैं, समझ में आ रहा है, इसमें कुछ आ रहा है ना ये। तो इस तरफ दाइमाबाद, इसके नीचे और जाएंगे यहाँ पर, अब ये नीचे इधर जगह नहीं मिल पा रहा है मुझे लिखने के लिए, इसमें उसको लिख डालता भी। इसको मैं अगर यहां से किसका दूं तो आया, नहीं आया, ये भी गायब नहीं हुआ, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते अभी। दाइमाबाद, नीचे इसमें क्या है, इमाम गांव है, लिख लीजिए साइड में, इमाम गांव, इधर साइड में लिख लीजिए, इमाम गांव, ठीक है, लिख रहे हैं ना, हाँ, ठीक है। तो क्या क्या नाम बताया मैंने, नीचे क्या है, इमाम गांव, कहां पर, महाराष्ट्र में। एक नाम क्या है, दाइमाबाद, एक कौन सा है, दाइमाबाद। एक नाम क्या है, रोजड़ी, पहले नाम याद करो, फिर कहां तो है वो याद कर ही लेंगे। एक नाम कौन सा है, देसलपुर। एक कौन, रंगपुर, क्या है, रंगपुर, और क्या है, देसलपुर। एक नाम क्या है, सुतकोतड़ा, क्या है, सुतकोतड़ा, क्या नाम है, सुतकोतड़ा। उसके बाद एक नाम क्या है, लोथल, बंदरगाह है। धौलावीरा, एक नाम क्या है, धौलावीरा। एक नाम क्या है, चौहुदड़ो। एक नाम क्या है, आमरी। एक नाम क्या है, मोहनजोदड़ो। एक नाम क्या है, कालीबंगा। एक नाम क्या है, बनावली। एक नाम क्या है, मिताथल। एक नाम क्या है, आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी स्थल है ये। सबसे दक्षिणी स्थल में कौन सा, दाइमाबाद, ठीक है। और इस तरफ कौन है, आलमगीरपुर। एक तरफ जगह को जगह नाम क्या है, राखीगढ़ी, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। एक नाम क्या है, रोपड़,
बहुत महत्वपूर्ण स्तर है। एक नाम क्या है? भगवानपुरा। एक नाम क्या है? भगवानपुरा। क्या है? भगवानपुरा। उधर फिर सबसे ऊपर जाएंगे, क्या है? मांडा। कौन सा है? मांडा। और ये क्या है? हड़प्पा। ये कौन सा है? हड़प्पा। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये जो कैसे, ये क्या है? इनका विस्तार हुआ। ये क्या हुआ? उनका विस्तार। विस्तार मतलब कितना हुआ? 12,99,000 इनका क्षेत्रफल। इनको आकार में अगर देखें तो कैसा आकार है इनका? ये आकार कर देखें तो कैसा है? यहां से अगर ऐसा, यहां से अगर समझना शुरू कर दिए इनको, यहां से समझना शुरू कर दिए तो ये आकार लगभग कैसा है? ऐसा प्रतीत होता है कि ये कैसा है? एक त्रिभुज के आकार का है। क्या मानते हैं इनको? त्रिभुजाकार। तो आकार कैसा है इसका? त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का आकार का है। ठीक है, त्रिभुजाकार है ये, जिनका विस्तार। अब इनका आगे, इसको थोड़ा सा और आगे खींच देता हूं मैं, अगले पेज ले लूं। इसमें लेते हैं इनका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार कहां पर है? भारतीय उप महाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसको मैं इधर साइड में लेता हूं। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब ये क्या हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप में इसको ऐसा कर देता हूं समझने के लिए अभी, और इसको ऐसा ले जा करके ये वाला हिस्सा, और ये ऐसा, और ये क्या है? अफ्रीका वाला हिस्सा इधर छोड़ दिए हमने। तो यहां पर क्या है? इधर वाला हिस्सा। तो ये पूरा वाला क्षेत्र ऐसे इधर से, और यहां से कौन सा? ये ऊपर हिस्सा है, हुआ ना? तो क्या बोलेंगे इसको? भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ये भारत, इस भारतीय उपमहाद्वीप, इनकी बात ले रहे हैं हम। भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें कितने देश है? 5 देश है इसमें। और 5 देश में से, इसमें से कितने? 2 देशों में। और 2 देश मतलब कौन? एक भारत, दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप के, भारतीय उपमहाद्वीप के कितने? भारत, और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। और दूसरा कौन सा है? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के कौन सा? उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र। उत्तर, उत्तरी और उत्तरी, और उसका उत्तर, उत्तरी, उत्तर पूर्वी भी कहा जाए, और कौन सा? दक्षिण पूर्वी, इस क्षेत्र में। ठीक है, और यहां पर इनके जो है पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, यही वाला इनका प्रोविंस है। बलूच और सिंध और पंजाब, ये वाला राज्य है इनका, प्रोविंस है। ठीक है, और भारत में कहां पर? अब भारत में क्या है? भारत में भी कौन कौन से राज्य है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में कौन कौन से राज्य है? कौन कौन से राज्य है? कौन कौन सा राज्य मिलेगा? कौन कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश यहां मिलेगा। और कहां मिलेगा? नीचे कहां पर? पंजाब, फिर नीचे हरियाणा, हरियाणा, और नीचे राजस्थान, और नीचे गुजरात, और कहां पर? महाराष्ट्र। ये सब मिलेगा ना इनमें। एमपी में कुछ है? नहीं है। छत्तीसगढ़ में कुछ है? नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कई है, कई जगह है उसमें ये। ठीक है, तो ये सब कहां पर हो गया? भारत में। और इस सब क्या हो गया? पाकिस्तान में। तो ये बड़ा क्षेत्र हुआ। ठीक है, तो भारत का कौन सा क्षेत्र हो गया? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये। अब यहां पर दाइमाबाद कह दीजिए, ये क्या है? दाइमाबाद। और यहां पर आलमगीरपुर रख दे समझाने के लिए।
आलमगीरपुर और आगे मांदा और यहाँ पर सुत्ता पेंडोर। ये हो गया भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार में बता दिए इनको कि ये जो है किससे, वो जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और कौन सा, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, इससे भी बड़ा कौन सा, भारत की सभ्यता, भारत की प्राचीन सभ्यता। और प्राचीन सभ्यता मतलब कौन, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ये किसी सदी का है, तीसरी सदी से पूर्व का, बताऊंगा भी कालखंड बाद में। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ जाऊं, देख लिए, हो गया, ठीक। इसके बाद फिर जो है इसका कालखंड, इसका विकास क्रम कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास या हड़प्पा सभ्यता का विकास क्रम। विकास क्रम का मतलब क्या है, इनका विकास कब हुआ, इनका विकास कब हुआ, इनका उद्भव बताऊंगा मैं ये, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो माना जाता है, अब वर्तमान में इसके 3 चरण हुए, इसके क्या है, 3 चरण, इसके उद्भव जो हुआ है 3 चरणों में हुआ है, ठीक है। इसमें पहला चरण, इनका पहला चरण नवपाषाणिक और ताम्रपाषाणिक बस्ती। इनका जो है क्या है कि तब जब पुराने समय में लोग कैसे पहले थे, पहले कैसे थे, वो खाद्य, नहीं ऐसे लेते हैं इनको, पहले लोग किसकी बात कर रहा हूं मैं, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण। तो पूरा पाषाण और किसमें, मध्य पाषाण में लोग कैसे थे, लोग क्या करते थे, कैसे, शिकार और खाद्य संग्राहक, यही थे ना। मगर आगे आगे कहां पर, नवपाषाण प्लस कौन सा, ताम्रपाषाण। इस कालखंड में क्या हुआ, क्या बन गया है, पशुपालक प्लस कृषि, ठीक है। और लगभग हम देख चुके हैं कि 7,000 बीसी में और 6,500 बीसी में, ये 500 बीसी के आसपास तक कई बड़ी क्या है, ग्रामीण बस्ती है। यहां पर क्या है, विकसित कैसे है, ग्रामीण बस्ती है, विकसित क्या है, ग्रामीण बस्ती है, अच्छा जीवन शैली में आ चुका है ये। इनके पूरे आधार विकास का वो क्या बन चुका है, कृषि, कृषि आधारित। कृषि क्या है, कृषि में जो है अधिशेष उत्पादन है, कृषि में क्या है, कृषि में अतिरिक्त उत्पादन है, अतिरिक्त उत्पादन है। और यहां पर लोग कौन को रहना शुरू कर दिए हैं, यहां पर कौन लोग रहना शुरू कर दिए हैं, कौन लोग है ये, यहां जो लोग रहते हैं वो क्या है, कुछ क्या है, कृषक है, और कुछ क्या है, कुम्हार है, विद्वान बनाएंगे ना। कुछ क्या है, बढ़ाई है, कुछ क्या है, कारीगर है, कुछ क्या है, वो बुनकर, समझ में आ रहा है ये, कुछ क्या है, बुनकर। तो ऐसे जो है क्या बन गए हैं, ये सब अलग अलग पेशा वाले लोग बन गए हैं, यही सब है ना, ये अलग अलग पेशा वाले लोग हैं। तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं, अब यही फिर धीरे से क्या हुआ, इन्होंने अपने कुछ बस्तियां, कहां पर, अब इनमें से कई बस्ती तो हुए, अब इनमें जो ऐसी कई बस्तियां हुए ना, ऐसी जो है इस क्षेत्र में कई बस्तियां हुए, कई बस्ती हुए। अब इन बस्तियों में से जो है कुछ बस्ती कहां पर, नदी किनारे, कुछ बस्तियां कहां पर, नदी किनारे, कुछ बस्तियों कहां पर है, नदी किनारे है, कुछ बस्ती कहां पर, नदी किनारे। अब नदी किनारे जो है कुछ बस्ती, तो कुछ बस्ती इन्हीं में से नदी किनारे, और कुछ इस तरह से, तो स्वाभाविक है वो जो बस्ती जो नदी के किनारे है,
ये नदी किनारे जो कुछ कुछ बस्ती हुए ऐसे, वो बस्ती क्या है, ज्यादा विकसित होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, नदी किनारे, किनारे के गांव, उनको लाभ हुआ। लाभ क्या प्राप्त हुआ, सामान बेचने के लिए दूर तक जा सकते हैं। सामान बेचने के लिए क्या है, दूर तक जा सकते हैं। मतलब ये है कि इस विकास खंड में क्या हुआ, ग्रामीण बस्ती, इनका क्या हुआ, विस्तार हुआ। साथ में विस्तार और क्या हुआ, इनका विकास हुआ। ठीक है, लगभग कितने में, 3000 सालों में, 3000 वर्षों में, इतना। तो ये ग्रामीण बस्ती जो है विकसित है वहां से। और ये ग्रामीण बस्ती कब विकसित है, लगभग कब की बात कर रहा हूं मैं, 7000 बीसी या 6500 बीसी। इस समय ये स्थिति है, ये उस समय की स्थिति है। कौन लोग है ये, यही लोग, यही मतलब कौन, ये नवपाषाणिक और ताम्रपाषाणिक जो पशुपालक और कृषक लोग हैं। राइट, यही जो है, ये लगभग कब की बात कर रहा हूं मैं, ये जो फेज है ये कब की फेज, 7500 बीसी, और कुछ तो इनमें क्या है 6500 बीसी के है। ये जो ग्रामीण बस्ती वाले लोग हैं, इसने आगे 3000 साल में, आगे जो है 3000 साल, मतलब कब की बात कर रहा हूं, लगभग मैं 3000 बीसी की बात कर रहा हूं। इसमें लगभग जो है कब, 3000 बीसी, कोई इनको कहते हैं 3500 बीसी भी कहते हैं। यहां पर प्रारंभिक नगर बनने शुरू हो गए। तो वो ग्रामीण बस्ती क्या बन गया, अब यहां से वो ग्रामीण बस्ती क्या बन रहा है, धीरे से यहीं पर क्या बन रहा है, वो अब वो क्या बन रहा है यहां से, अब यहां से बनना शुरू हो गया है क्या, अब वो यहां से क्या बनना शुरू हो रहा है, ये जो बस्ती थे, अब ये लगभग इस अवधि में क्या बन रहे हैं, अब नगर के रूप में, मगर कैसे, छोटे नगर, छोटे नगर, कुछ तो छोटे नगर, अब कुछ क्या है, संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। कुछ बस्ती क्या है, संक्रमण के दौर से, संक्रमण के दौर मतलब समझते हैं ना, ये संक्रमण के दौर का मतलब क्या है, कि वहां पर कुछ खेती बाड़ी भी लोग रखते हैं और कुछ खेती बाड़ी नहीं, बाकी और काम करने वाले लोग हैं। ये समझा रहे ना, ये तो ऐसे करते करते जो है, ये पहला जो फेज था इनका, शुरुआत जो हुआ 3000 बीसी से कब तक, 3500 उसके आसपास में, और लगभग 2600 बीटी तक, पहले दम कब बात करूं मैं, 2600 बीसी। इस फेज तक आते आते, ठीक है, कई बड़े नगर, कई बड़े नगर जैसे कि कोट डीजी, अमरी नाला, दो नाम बता रहा हूं मैं, कौन सा, कोट डीजी और कौन सा, अमरी नाला, ये दो नगर ये विकसित हो चुके हैं। राइट, मैं उसके बाद दूसरा चरण आया, कौन सा, दूसरा चरण, मतलब कब की बात कर रहा हूं, पहले फेज में कब की बात किया मैंने, एक ये फेज हुआ, कब, 3000 साल को कहते हैं, कोई 3000 बीसी कहते हैं, कोई इनको 3500 बीसी कहते हैं। वहां से कब तक, 2600 बीसी तक, पहला चरण। ये क्या हुआ, प्रथम चरण हो गया, प्रथम चरण। उसके बाद दूसरा चरण, ठीक है, अगले दूसरा चरण, दूसरा चरण कौन सा है इनका, कब, 2600 बीसी से लगभग कब तक, 1900 बीसी, 1900 बीसी। ये क्या है, बिल्कुल विकसित हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा। इसमें कई बड़े नगर, कई बड़े नगर, और कई बड़े नगर मतलब कौन, हड़प्पा है और मोहन जोदड़ो और ऐसे कई अन्य जितने भी है। इनके बाद, ठीक है, 1900 से, कब से, 1900 बीसी से लगभग कोई कहता है 1300 बीसी,
तक, ये क्या है? उत्तर हड़प्पा चरण। तो यहां पर क्या है? नगरों का पतन होना प्रारंभ, नगरों का पतन होना प्रारंभ। तो कितने चरण हुए? नंबर 2 और ये नंबर 3, राइट। तो इस प्रकार से क्या है, अब इसमें कुछ कुछ जगह, जैसे कि इसमें क्या है, जैसे कि रोजड़ी है, 2 नाम लिख लीजिए, और एक क्या है? राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी, कल याद करके आएंगे इसको, मोहनजोदड़ो बता दिया मैंने, ठीक है। ये स्थल है, कौन कौन सा बताया मैंने इसमें? विकास के क्रम में पहला चरण कौन सा? प्राक हड़प्पा वाला। दूसरा कौन सा है? परिपक्व हड़प्पा वाला। तीसरा कौन सा है? उत्तर हड़प्पा। परिपक्व और क्या है? उत्तर हड़प्पा। क्लियर है? और पहले वाला क्या था? प्राक हड़प्पा। इसको प्राक भी लिख देता हूं, नहीं लिखा होगा तो। इसमें क्या है? ये प्राक हड़प्पा, ये पढ़ देते हैं इनको, प्राक हड़प्पा, ठीक है। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, कल इस पर डिस्कस करेंगे, तब क्या होगा? हड़प्पा संस्कृति के निर्माता कौन थे और उनकी विशेषताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा, इस पर डिस्कस करेंगे, काफी सारी बातें हैं, और यहाँ से क्वेश्चन लगाकर पूछ ही भी रहे हैं। और कल फैक्ट्स याद करके आइए, ग्रुप में मैंने पीडीएफ भी सेंड किया हुआ है, और उससे नोट से बना भी लेंगे, और नोट से मिल ही जाएगा ऑलरेडी है, ठीक है। बाकी फिर कल डिस्कस करेंगे और